हाँ, और ये किया और आप कर दीजिए। गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज फिर से हम आपके सामने आ गए हैं। तो आज आपकी मैथ की अगली क्लास है। और आज हम लोग शनिवार को ये ध्यान रखेंगे कि एसएससी जीडी एसएससी जीडी के जो आपके पीवीएस पेपर आए हुए हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्त। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज थोड़ा से हम लोग लेट हो गए हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। देख रहे थे आपकी पहली क्लास में भी थोड़ी सी दिक्कतें थी दोस्त। आ जाइए आप सभी लोग। चलिए आइए। ये दोस्त आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। आपका ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। तो आप बताएं। जल्दी से सभी लोग आ जाइए दोस्त, लेट हो गई है क्लास थोड़ा से। शुरू किया जाए दोस्त। सत्यम पटेल, नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। जी भाई, थोड़ा से लेट हो गए हैं। आ जाइए जल्दी से जल्दी, सभी लोग जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लोग जुड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है। आइए दोस्त देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। 11,700 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 16,848 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो ब्याज की दर क्या होगी? बोले भाई, ब्याज की दर क्या होगी? ईशान दीक्षित भाई। हाँ, सॉरी सॉरी। सी बता रहे हो भाई। चलिए ये शुरू किया जाए। ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त। 11,700 रुपए की धनराशि, आपको ये पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन होता है वो ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1+r/100 आप इसका प्रयोग करके सीधे बता सकते हैं। 11,000 की धनराशि इतना हो जाती है, 16,848 हो जाती है। हो जाने का मतलब होता है दोस्त, जैसे आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, 10,000 रुपये मान लीजिए आपने पैसा बैंक में जमा किया, तो जब आप अपने पासबुक पे उस पैसे को ऐड कराने 1 महीने 2 महीने बाद जाते हो तो देखते हो कि उस पैसे का 10,000 का कुछ बढ़ा हुआ आपकी पासबुक पर रहता है। इसका मतलब आपको बैंक ने कुछ ब्याज दिया। तो आपका पैसा प्लस बैंक का ब्याज जो है उसे मिलाकर हम लोग कहते हैं मिश्रधन, अमाउंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? मिश्रधन। तो ए से हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट, मिश्रधन। तो मिश्रधन ध्यान रखें, हम इधर से बता देते हैं आपको थोड़ा से कि ए बराबर होता है, अगर साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज, प्लस आपका पैसा मतलब कि मूलधन, प्रिंसिपल। तो मिश्रधन बराबर होता है दोस्त, मिश्रधन बराबर होता है ब्याज, वो चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है, साधारण ब्याज, प्लस मूलधन, प्लस मूलधन। पूनम सिंह गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग दोस्त। आ जाइए पूनम जी, जल्दी से आंसर बताएं। सभी लोग, सभी को नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। आइए देखिए, तो आपका पैसा हो गया 16,848 रुपए। ये जो आपका प्रिंसिपल है ये गुणे में है तो बटे में चला आएगा दोस्त।
और ये कितना है 11,700। तो इधर बचा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। ध्यान से देखें दोस्त, अगर आप इस 17 को देखें तो इस 17 को आप 117 को लिख सकते हैं। आप चाहें तो काट दीजिए, 9 से हम काट देते हैं तो 13 9 117 हो जाएगा। 9 से इधर काट देते हैं, 9 1 9, 7 बचा, 9 8 72 72 और 9 7 63 और 9 दूना 18। 13 से काट दीजिए दोस्त तो 13 1 13, 5 बचा, 5 बचा, 13 चौके 52, 5 बचा, 13 चौके 52। तो आप कह सकते हैं सर ऊपर बचा है 144 और नीचे बचा है आपका 100। तो 1 प्लस आर बटे 100 की पावर हो गया n। और दोस्त आप इसको लिख सकते हैं 12 बटे 100 की पावर 2। 12 बटे 100 की पावर 2। और इस n का मान कितना है दोस्त, कितने वर्ष के लिए कहा गया है, 2 वर्ष के लिए। जब पावर समान हो गई तो आधार हमारा अपने आप समान हो जाएगा, मतलब कि 12 बटे 10 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। अब भैया एक को इधर ला लेंगे, तो 100 एकन्नम 100, सॉरी 10 एकन्नम 10, बचेगा 2। तो 2 बटे 10 बराबर आर बटे 100। 0 से 0 कट गया, 10 दूना 20। तो आपका रेट कितना आ गया भैया, 20%। अब सर बात हुई कि क्या हम इतना सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करेंगे। क्या सभी लोग को समझ में आया? माधुरी नमस्ते भाई, सभी का स्वागत है एक बार। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4,650 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, बताएं सभी लोग। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? सत्यम क्या है भाई? क्या दिक्कत है? नमस्ते सर, सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए अगला सवाल देखें। तो आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। तो आपको हमने आपको बता चुके हैं या फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सिंपल सा फार्मूला है। और एक बात ध्यान रखें कि अगर आपका मूलधन 100 है, अगर आपका मूलधन 100 है दोस्त, तो साधारण ब्याज बराबर 100 गुणे आर गुणे टी बटा 100। अगर आप 100 मान के चलते हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि रेट परसेंटेज गुणे टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? साधारण ब्याज कहते हैं। रेट परसेंटेज को, टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। तो भैया हम रेट और टाइम का गुणा कर लेते हैं, सीधे हमारा साधारण ब्याज बन जाएगा। उतना हम मूलधन का निकाल देंगे। तो कर लीजिए, आपका है 4,650 गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 सते 28, 30% हो जाएगा भैया बटे 100।
देख लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया भैया, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 1 19, 3 चौक 12, 1 13, सीधे आपका साधारण ब्याज आ गया। तो 13,1395, 1395। क्या दिक्कत हुई भाई सभी को? रेट का आप टाइम में गुणा कर दीजिए, सीधे ब्याज बन जाएगा, और जितना आपका मूलधन दिया है, जितना आपका प्रिंसिपल है, उसका आप उतना परसेंट निकाल दीजिए, सीधे साधारण ब्याज आ जाएगा। ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना सा हमें ध्यान रखना है। अगला सवाल देखें। चले भाई, यहाँ बताएं क्या होगा। एक पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तथा एक पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी तथा पाइप डी मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? दोनों मिलकर, जल्दी से बताएं दोस्त, दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? तो आप देखिए दोस्त कि एक पाइप है आपका सी, और वो भर रहा है आपका 12 घंटे में, और एक पाइप है आपका डी, ये भर रहा है आपका 40 घंटे में। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, जो इनसे विभाजित होने वाला नंबर होगा, वही टोटल आपका काम होगा भैया। तो कौन सा नंबर ले ले? ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों से कट जाए। 120 ले लेते हैं दोस्त, 120 ले लेते हैं। 120 हमारा टोटल काम, 120 काम पाइप सी करेगा ना, तो 120 में उसके दिन से भाग कर देंगे तो क्षमता निकल के आ जाती है। कितनी क्षमता आ जाएगी भैया? 10। 40 से भाग कर देंगे तो डी की क्षमता कितनी आ जाएगी भैया? 3। अब कह रहा है दोनों मिलकर 120 काम कितने समय में करेंगे? तो 120 दोनों मिलकर, 10 3 13 डे भैया, बताइए, या घंटे है तो घंटे कर लीजिए। 120 बटा 13 घंटे। रमेश कुमार सर जी बोले, भाई रमेश जी क्या बात है? रमेश जी बोले क्या बात है भाई? अगला सवाल चले, चलो अगला सवाल, चलो भाई आ जाओ। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 14 सेमी, 12 सेमी तथा 14 सेमी, 12 सेमी तथा 8 सेमी। यहाँ पर भाई क्या बोले अब टाइप को, क्या ही बोले दोस्त। ये देखिए, आप चाहे तो इनको आप छोड़ दीजिए। तो एक ठोस घनाभ की लंबाई आपकी है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी है 12 सेंटीमीटर, और आपकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ को पिघलाकर 2 सेमी वाले घन बनाए जाते हैं, तो समान घन की संख्या क्या होती है? घन बनाए जाएं, घन पिघलाए जाएं, घन काटे जाएं, ऐसे शब्द आए तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है। जिस वस्तु में से, जैसे घनाभ से हम घन बना रहे हैं, तो घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग कर दें, सीधे पता चल जाएगा घनों की संख्या, जिसकी संख्या पूछा रहे। तो घनों की संख्या क्या होगी भैया? घनों की संख्या, तो आप कहेंगे दोस्त घनाभ में से हम पिघलाए हैं, घनाभ को पिघलाए हैं, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घन, घन का आयतन होता है भैया भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो 2 सेमी वाला घन बनाया गया है, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब भैया 8, 8 से काट दीजिए, 12 चौक 48, 48 देख लीजिए 2 जगह है क्या, 12 चौक 48 की 8 हो गया,
12 एका नम 12 और 12 4 16, कितने घन काटे जाएंगे या बनाए जाएंगे भैया? तो 168 घन काटे जाएंगे या बनाए जाएंगे। सुरेंद्र पटेल, राम राम भाई, राम राम सुरेंद्र जी। थोड़ा सी आज क्लास लेट हो गई दोस्त, थोड़ा से क्लास आज लेट हो गई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आलोक यादव, नमस्ते सर जी, नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। बताएं क्या दिक्कत हुई? अगर इसकी बात करें घनाभ की, तो घनाभ के बारे में अगर हम पूरी चर्चा करना चाहें, घनाभ के बारे में हम पूरी चर्चा करना चाहें दोस्त, तो ध्यान से देखिएगा। जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन ये होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। घनाभ का विकर्ण होगा, घनाभ का विकर्ण ये होगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और आप जानते हैं कि घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई होती है, यही भैया सबसे बड़ी क्षण की लंबाई, सबसे बड़ी क्षण पूछा जाए अगर किसी कमरे में रखा जाएगा तो घनाभ का विकर्ण होगा वो। बोले घन की बात करें, घन का जो आयतन होगा, घन का जो आयतन होगा भुजा क्यूब, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो होगा 6a स्क्वायर। घन का जो विकर्ण होगा, घन का जो विकर्ण होगा वो होगा a अंडर रूट 3। बोले भाई आगे चले, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहां से आ गया, चलिए आगे इसको देखिए। एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 400 किग्रा है, 12 वाहनों का औसत वजन 4000 किग्रा है, 12 वाहनों का औसत वजन 6000 किग्रा है, शेष वाहनों का औसत वजन 3000 किग्रा है। पार्किंग में कुल वाहनों की संख्या कितनी है? सिंपल सा सवाल दोस्त, पार्किंग में कितने वाहन है आपको बताना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किग्रा है, सभी का है मतलब कि औसत है 4000 किग्रा। 12 वाहन का औसत वजन है 6000 किग्रा, ये 12 वाहन का औसत वजन है 6000 किग्रा, ये 4000 किग्रा। तो पूछ रहा है शेष वाहन का औसत वजन दिया है, शेष वाहन का औसत वजन कितना दिया है? 3000 किग्रा। क्यों भाई? तो आपको हमने, या आगे आपका चैप्टर आएगा जब मिश्रण, तब उसमें हम देखेंगे कि देखिए एक राशि एक से ज्यादा है, जो औसत वाली राशि होगी एक से ज्यादा होगी और एक से कम। जहां भी ऐसा सवाल मिल जाए आप इलिगेशन लगा दीजिए। 3 0 3 0 तीनों जगह दिख रहे हैं, कट गए। 6 और 4 का डिफरेंस 2, 3 और 4 का डिफरेंस 1, तो 1 बराबर हो गया भैया 12। पूछ रहा है कुल वाहनों की संख्या, 1 और 2 3, 3 एकम 3, 12 तिहाई 36। कितने वाहन दोस्त? 36 वाहन। कितने वाहन होंगे दोस्त? 36 वाहन। आंसर बोले दोस्त सभी लोग, आगे चले। जिस स्पीड से आप कहेंगे वैसा ही चला जाएगा, बस आप कंटिन्यू रहिए, बस क्लास को रोज देखते रहिए। क्या कह रहा है भाई, ये थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं दोबारा से। देखिए ये लिखा हुआ है भैया 80 भागे
40 माइनस, ये भाग है भैया, 10 भाग माइनस 5 गुणे 4 का 1/3 भागे 10/3 क्या होगा भैया? आंसर बोले आप सभी लोग। आलोक यादव जी आंसर बोले। सभी को नमस्ते दोस्त, सभी को नमस्ते, बार बार हो गया, आ जाइए आप लोग, सिर्फ आंसर दीजिए अब। कपिल मौर्य जी नमस्ते भाई, आ जाइए। धर्मेंद्र साहू गुड इवनिंग भाई। आ गया भाई, चलिए आइए देखिए। तो हम क्या करते हैं, पहले 80 में अगर 40 से भाग करते हैं दोस्त तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। माइनस, अब हम पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, तो 1/3 है, 1/3 में 10/3 से भाग करेंगे, मतलब कि 1/3 गुणे 3/10 हो जाएगा। मतलब कि इस कोष्टक का मान कितना हो गया भैया? 1/10। क्या भाई? तो ये हो गया 10 माइनस 5 गुणे 4 का मतलब गुणा 1/10। देखिए 4 पंचे 20 से 20 10 कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक, 2 बचेगा तो 2 माइनस 10 माइनस 2 प्लस माइनस में है, कट जाएगा तो -10 आ जाएगा भैया आंसर। क्या आ जाएगा भैया? -10। राम राम भाई, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। अगला सवाल चले भाई, चलो अगला सवाल, थोड़ा सा और आप जल्दी आंसर दें। 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन है 10,000 करें 1,080। तो 12 लड़के, ध्यान से देखें, 12 लड़के हैं भाई, 12, 12 बॉय, और 8 लड़कियां हैं, 8 गर्ल हैं। इनका कुल औसत वजन क्या है? कुल वजन है भैया 1080। इनका कुल वजन कितना है? 1080। यदि लड़कों का औसत वजन 50 है, लड़कों का मतलब 12 लड़कों का ना भाई, तो 12 औसत वजन का मतलब होता है एक लड़का का औसत वजन है आपका 50 किग्रा। तो 12 लड़कों का औसत वजन क्या होगा? एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योग। औसत बराबर क्या होता है दोस्त आपका? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। एवरेज को ए ले लिया, पदों का योग का हमने कह दिया भैया यन कह दिया, और सॉरी यन या टी कह देते हैं टोटल नंबर, और इसको हम यन कह देते हैं। तो टी बराबर हो जाता है ए गुणे यन। तो उसी तरीके से कितना लड़कों का औसत वजन कितना है भैया? 50। तो लड़के कितने हैं? 12। तो 12 पंचे 60, 60 मतलब कि 600, 600 निकाल दीजिएगा तो लड़की का वजन कितना आ जाएगा भैया? 480। और इसका औसत बताना है, तो 8 छंग 48। लड़कियों का औसत वजन कितना हो जाएगा भैया? 60 किग्रा। लड़कियों का औसत वजन कितना हो जाएगा? 60 किग्रा। पूनम सिंह डी कहाँ है भाई? ध्यान से देखें। एक से 2 लाइन ज्यादा नहीं चलेंगे दोस्त, ध्यान रखिए कि आप कैलकुलेशन पर ध्यान रखिए। जितनी स्पीड आपकी यहाँ पर आएगी उससे ही स्पीड आपकी एग्जाम में होगी। अगर आप यहाँ पर डाउन हो गए तो एग्जाम में भी ऐसे स्पीड रहेगी आपकी भाई। रमेश कुमार 60, बहुत बढ़िया भाई। माधुरी जी बहुत बढ़िया, सुरेंद्र जी बहुत बढ़िया, पूनम जी बहुत बढ़िया।
चलिए अगला क्वेश्चन। क्या दोस्त ऑप्शन आपको सभी को दिख रहा है? ये क्या सभी लोग को ऑप्शन दिख रहा है भाई? बताएं, क्या आप सभी को ऑप्शन दिख रहा है? तो क्या कहा गया भाई? एक वर्ग का विकर्ण 14 सेमी है। तो वर्ग, एक वर्ग हो गया भैया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएं। वर्ग, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, कुल चली दूरी, कुल कितना आपने मांगा मापा, ए 4a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्त? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण होता है ये तिरछा वाला एरिया। तो ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा। बताएं भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का विकर्ण a√2। तो अब क्वेश्चन आया कि एक वर्ग का विकर्ण 14 सेमी है, मतलब कि a बराबर हो गया भैया a, वर्ग का विकर्ण हो गया चलिए देखिए a√2 बराबर हो गया आपका 14 सेमी। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 14/2 अंडर रूट। अब कह रहा है उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। एक कोई अन्य वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल, अन्य वर्ग का क्षेत्रफल को हम मान लिए एक्स स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 14/√2 का स्क्वायर और इसका 2 गुना भैया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखें, 14 का वर्ग करेंगे 196, √2 का वर्ग करेंगे 2, 2 से 2 कटा, यक्स का मान कितना हो जाएगा भैया? 14। तो पूछ रहा है उसका विकर्ण क्या होगा, तो 14 √2 हो जाएगा। और लोग बोले आंसर। आगे चले, चलो आओ, चलो भैया। ये क्या कह रहा है? M4 महीने में कारों का उत्पादन M2 महीने में कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? M4 महीने में, M4 कहाँ है भैया? M4 देखें, M4 ये है। M4 के सामने पहुंच जाइए तो कितना कार उत्पादन हुई है भैया? 24। ये सभी 10,000 में है, ये सभी किसमें है? 10,000 में है। और M2 में कितने कारों का उत्पादन हुआ है भैया? M2 में 32,000 कारों का उत्पादन हुआ है। तो M4 महीने में कारों का उत्पादन M2 महीने में कारों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो किसका पूछ रहा है? 4 का। तो 4 ऊपर। किससे पूछ रहा है? M2 से। M2 नीचे। प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा। तो भैया 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 4 2500 हो जाएगा। तो भैया 25 तिया 75। कितना प्रतिशत हो गया भैया? 75%। बी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राज वर्मा नमस्ते भाई, गुड इवनिंग सभी को। बी, पूनम सिंह, बहुत बढ़िया भाई। आगे चले, चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताएं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 तथा 3 है। यदि उनका अंतर, उनका मतलब उन संख्याओं का अंतर 3 है तो
इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? बताएं भाई, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो भाई आप ध्यान से देखें, अगर हमने कहा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है 3 और लघुत्तम समापवर्त है आपका 60, तो मासा से ही संख्या का निर्माण होता है। अगर आपका मासा यस्यफ आपका है 3, इसका मतलब हो गया कि भैया पहली संख्या हो गई 3a और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी कोई संख्या 3, उनका अंतर 3 है। अगर एक संख्या 3a हो जाएगी भैया तो दूसरी संख्या 3a प्लस 3 हो जाए। अंतर का मतलब या तो छोटी होगी 3 से या 3 से बड़ी होगी। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है कि इनका लासा कितना है 60, तो आपको हम बता चुके हैं, आप सुन लीजिए बात को पहले। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। क्यों भाई? लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या 3a, 3a का गुणा कर, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त आप लोग देख रहे हैं जैसा कि अभी पहली क्लास से ही ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क इश्यू के कारण। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी दोस्तों। आप लोग आ जाइए फिर से एक बार। चलिए देखिए, फिर से एक बार हम पूरी सवाल को आपको समझाते हैं। हमने क्या कहा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः 60 और 3 है, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ। और हमने आपसे ये भी कहा कि अगर आपके पास मासा मिल गया है, एचसीएफ मिल चुका है, तो इसी से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं जो संख्या हमें चाहिए। मतलब ये कि अगर मासा 3 है तो हमने पहली संख्या को ले लिया 3a, और जो अगली संख्या है उनमें 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब 3 या तो ज़्यादा होगी भाई या तो 3 कम होगी। तो हमने अगर एक 3a मान लिया है तो अगला 3a प्लस 3 कर लेते हैं। अब हमने आपको कहा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा आपका लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या हो गई आपकी 3a और गुणे दूसरी संख्या हो गई 3a प्लस 3, और इसके बराबर हो गया लासा गुणे मासा। ठीक भाई, सॉल्व कर लीजिए जो सॉल्व होता हो। 3 का गुणा कर लेंगे तो 3 त्रिका 9 a स्क्वायर, 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा a, और इसके बराबर हो गया 6 त्रिक 18। जो बराबर में कटे काट दीजिए, 9 एक नम 9, 9 एक नम 9, 9 दूना 18। तो a स्क्वायर प्लस a बराबर हो गया भैया 20। अब हम क्या करेंगे, 20 को इस तरफ ले लेंगे, या आप देखें तो ऐसा नंबर आप हमें बताएं कि गुणा करने पर आपका भैया क्या आ जाए 20। तो ऐसे दो नंबर बताएं कि गुणा करने पर आ जाए 20 और डिफरेंस हो जाए 1 का, डिफरेंस हो जाए 1 का। अब ये द्विघात समीकरण बन गया दोस्त, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इसका क्या रूल है कि हम यहाँ पर देखते हैं, अगर प्लस है, ये देखिए माइनस, अगर माइनस है तो गुणा करने पर आने चाहिए दो नंबर का 20 और घटाने पर यहाँ पर आने चाहिए 1। तो वो दो नंबर कौन से हो गए भैया? वो दो नंबर हो गए 4 और 5। अब सर 4 होगा कि 5 होगा? अगर यहाँ पर पहला नंबर आपका जो ये माइनस हुआ है तो हम लोग ये छोटा, अगर यहाँ पर होता तो हम लेते बड़ा। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब a का मान 4, तो दोनों का योग पूछा है, तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, 12 12 24, 24 3 कितना हो गया भैया? 27। ये स्पीड होनी चाहिए भाई। हाँ सुरेंद्र जी, नेट का थोड़ा से प्रॉब्लम है, नेट को सही किया जा रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखें बस। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। चलो भाई ये बताओ
एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में 7:5 का अनुपात है, तो हानि या लाभ का प्रतिशत। तो आपको हानि या लाभ का प्रतिशत बताना है। अब सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो हो गया है 7:5, मतलब कि बेचा गया है 7 रुपए में और खरीदा गया था 5 रुपए में। तो भैया आप खरीदे थे 5 में, बेच रहे हैं 7 में, तो कितने की प्रॉफिट हुई आपको? 2 रुपए की। कहाँ से प्रॉफिट होती है? आपके क्रय मूल्य से। कितने में खरीदे थे, फिर कितने में बेचे। प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा। 5 का नम 5 दूना 10, 20 दूना भैया 40। 40% का क्या हो गया? लाभ। 40% का क्या हो गया? लाभ। लाभ तब होगा दोस्त जब आपका सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तब आपको लाभ होगा। कितना लाभ होगा? सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए। अगर आपका कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो गया, तब आपको भैया हानि होगी। कितनी हानि होगी? कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ जितने रुपए का लाभ हुआ हो ऊपर नीचे सदैव कास्ट प्राइस गुणे 100। हानि प्रतिशत दोस्त क्या होगा? हानि प्रतिशत क्या होगा? जो आपकी हानि हुई हो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस, नीचे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ या हानि प्रतिशत बताने के लिए नीचे सदैव आपका क्रय मूल्य आएगा। क्यों क्रय मूल्य आता है? क्योंकि भैया जब आप कोई पैसा किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे आपने कोई वस्तु को खरीदा, कास्ट किया आपने 100 रुपए का, तो जब आप इसको बेचते हैं, सेलिंग करते हैं, मान लीजिए कि 110 रुपए में सेलिंग किए, तब आपको 10 का फायदा। अब आप इसको 90 रुपए में सेलिंग कर रहे हैं तो आपको 10 का घाटा। तो कास्ट प्राइस से ही तुलना होती है दोस्त, कास्ट प्राइस से ही तुलना होती है। सचिन पटेल स्किप हो गया था भाई, चलो आगे चलते हैं। चलिए भैया आ जाइए, बता दीजिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई 16 सेमी है, यदि विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो भैया ऐसे प्रश्न को क्या करना है, फार्मूले आपको चाहे आए चाहे ना आए, आप ध्यान से देखते रहिए। एक आयत हो गया, एक आयत की लंबाई हो गई भैया आपकी कितनी? 16 सेंटीमीटर। और आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई भैया? 20 सेंटीमीटर। हमने कहा कि आयत के दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण होता है 90 अंश। 90 अंश के सामने की भुजा बनेगी कर्ण। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये हो जाएगा वर्ग 400। 400 में 16 का वर्ग हो जाएगा कितना भैया? 256। घटा देंगे 400 में 256 तो आएगा 144। 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भैया? 12, या 12 बरहम में 144 और 16 का वर्ग 256, दोनों जोड़ लिए भैया, दोनों जोड़ लिए तो आया 400। टिपलेट चलता है भाई। अगला प्रश्न, कोई दम नहीं था दोस्त, आगे आ जाइए। ये आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? रमेश कुमार 12, बहुत बढ़िया भाई, 12 ही होगा। चलिए इस सवाल का जवाब दें। ओहो, पूनम सिंह 12, बहुत बढ़िया भाई। ये शायद आपको दिख ना रहा हो, चलिए इसको जाने दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन। चलिए इस सवाल का जवाब दे भाई। हाँ भाई 12 सही है, 12 वालों का सही है, सभी का सही है। और ये क्लास आपकी भाई 7 बजे से पर डे रहेगी, 7 बजे। थोड़ा से आज दिक्कतें थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं। पूरा आपका जब तक यूपीपी और एसएससी जीडी का एग्जाम चलेगा तब तक आपके सामने 20 प्रश्न ऐसे ही आते रहेंगे, टॉपिक वाइज भी लाते रहेंगे। अभी हमने रेशियो पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। इसके बाद हम लोग एवरेज को पढ़ लेते हैं, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको आपको उसमें क्लियर करा देते हैं। कोशिश करेंगे कि कल आपकी ये क्लास रहे।
और आप देखिएगा कि आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट में आपको हम पूरा जड़ से बताते हैं, फिर आप उन्हीं जड़ों का प्रयोग करके आप पूरे सवाल का निचोड़ निकाल सकते हैं। तो मनीष क्या कह रहा है भाई? मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गृहनगर जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। उसके घर तथा गृहनगर के घर के मध्य दूरी 360 किलोमीटर है। वह कुल 21 घंटे भाई लेता है जाने आने में। मतलब कि भैया ये मनीष का घर हो गया और वो जहाँ पर उसका जन्म स्थान था मान लेते हैं गृहनगर हो गया, और इसके बीच की दूरी है भैया 360 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, तो आपने क्या समझा है, क्या जाना है कि चाल बराबर दोस्त होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। तो आप क्या कहते हैं, समय बराबर क्या होगा? तो बस यह समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो अगर मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गृहनगर जाता है तो 360 किलोमीटर जाएगा ना भैया, तो समय कितना लगेगा? 360 बटे 40। और जब गृहनगर से वापस आएगा तो 360 किलोमीटर ही तो आएगा भैया। तब उसकी स्पीड क्या हो जाती है? y किलोमीटर प्रति घंटा। आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगा भैया? 21 घंटा। काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 9 36, 9 जाके उधर घट जाएगा भैया, तो 360 बटा y, 9 घटा देंगे भैया तो 12, 12 का नम 12, 12 तिया 36, इधर बचा एक, तो y बराबर कितना हो गया भैया? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत बढ़िया सचिन जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, चले अगला प्रश्न देखें। ये क्या कहता है भाई कि P तथा Q मिलकर, ध्यान से देखिएगा, P तथा Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कि भैया P और Q दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20 दिन में। P अकेले समान कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहा है, तो भैया P अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर रहा है? 36 दिन में पूरा कर रहा है। तो Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बताए भाई, Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? आ गया भाई? आ जाइए, देख लीजिए। ठीक है पूनम जी, बढ़िया है, 30 ही आएगा। चलिए आगे चलिए। तो देखिए 20 और 36, आप ऐसा नंबर मान लीजिए अपने मन से, कोई भी नंबर जो 20 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए। तो आप जानते हैं कि भैया 36 अब अगर देखा जाए तो 180, 180 नंबर ऐसा होगा जो 20 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। कोई भी नंबर मान लो, बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो 20 से भी कटे दोस्त और 36 से भी कटे। तो 20 से काट देंगे तो भैया 0 से 0, 9 क्षमता आ जाएगी P और Q की, और 36 पंचे होता है, आप जानते हैं। P अकेले 180 काम को 5 की क्षमता से करता है, P प्लस Q दोनों मिलकर 9 की क्षमता से करते हैं। तो P और Q मिलकर 9 की क्षमता से करते हैं और P अकेले 5। इसका मतलब भैया यहाँ पर 5 रखेंगे तो Q को 4 देना पड़ेगी क्षमता की नहीं। तो भैया Q कितने समय में पूरा करेगा? Q का टाइम क्या होगा काम को पूरा करने में? तो 180 काम है, 4 क्षमता है, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 दिन में पूरा कर लेगा। बहुत बढ़िया भाई, 45 दिन, बहुत बढ़िया, 45 डेज में पूरा कर लेगा। और आगे चले, और फास्ट आंसर दीजिए आप लोग, और आगे चलते चलिए। ये भी दिख रहा है कि नहीं आपको?
एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या ये ग्राफ आपको दिख रहे हैं, जो ये डंडा रेख आपके सामने दिख रहा है। एक बार सभी लोग बताएं। 45 सचिन, बहुत बढ़िया जी। पूनम जी, बहुत बढ़िया। बताएं सभी लोग। एक बार कमेंट करके बता दे दोस्त, क्या आपको ये डंडा रेख आपको दिख रहा है, जो हमने ये चार्ट आपके सामने रखा है, क्या आपको ये दिख रहा है? एक बार बोले दोस्त। नहीं दिख रहा है, चलो आगे चलते हैं फिर। चलो भैया, इस सवाल को जवाब दो। नो सर। ओके ओके सचिन जी, सुन लिया भाई। चलिए अगले सवाल का प्रश्न का उत्तर दें। अगले सवाल का जवाब दे भाई। क्या कह रहा है? चार संख्याएं क्रमशः 2:5, 5:3, 3:8 के अनुपात में हैं। चार संख्याएं क्रमशः 2:3, 3:8 के अनुपात में हैं। इन चारों का योग है 432। तो पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा? पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा? तो भैया चारों का योग ना, तो यहाँ चारों का योग कितना हो जाएगा? तो भैया हो जाएगा 10 और 10 7 17। देख लें, 2 और 8 10, और सॉरी 18 हो जाएगा। और ये हो गया भैया चारों का योग कितना? 432। काट दीजिए। 18 दूना हो गया 36। 36 कितना बचा भैया? बचा 7। तो 7, 18 दूना 36, 18 त्रिका 54, 18 चौके 72। अब पूछ रहा है पहली तथा चौथी का योग। पहली तथा चौथी का योग, 2 और 8 का योग कितना भैया? 10। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? सभी आपके जीडी में क्या बता रहे हो दोस्त? ये 192 क्या बता रहे हो भाई? कैसे 192 बता रहे हो दोस्त? ध्यान से देखें। चार संख्याएं क्रमशः 2:5, 5:3, 3:8 के अनुपात में है। इन चारों संख्याओं का योग, भाई रेशियो में ये चारों संख्याएं हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या डाउट हो गया आप सबको? देखें, मतलब कि चार संख्याओं का अनुपात है पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या अनुपाते तीसरी संख्या अनुपाते चौथी। तो 2:5, 5:3, 3:8। अब सवाल में क्या कहा कि इन चारों संख्याओं का योग 432 है। हम यक्ष वक्ष के चक्कर में नहीं पड़ेंगे दोस्त। अभी सही बताए सोनू यादव जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। तो चारों का योग, पहली संख्या 2, दूसरी 5, तीसरी 3, चौथी 8, सभी का योग कितना हुआ? 8। 8 3 11, 11 और कितना 5 हो जाएगा भैया? 16, 16 2 18। तो 18 बराबर चारों का योग कितना? 432। 18 एकन्नम 18, 18 दूना 36, 7 जोड़े 43, और 18 चौ हो जाएगा 72। पूछ रहा है कि पहली और चौथी का योग क्या होगा? पहली और चौथी का 2 और 8 10। तो 10 बराबर कितना भैया? 240। अब सही आया अभी, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें। क्या करा? प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 2 गुनी है। क्या करा है भाई? ध्यान से देखिए। कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 2 गुनी है। रेलगाड़ी की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? बताएं भैया, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? थैंक यू दोस्त।
प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? आ जाइए देखिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना क्या कह रहा है, सुनिएगा आप, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई की 2 गुनी। हमने प्लेटफॉर्म को, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये ले लेते हैं चलो। तो प्लेटफॉर्म को हमने पी ले लिया और ट्रेन को टी ले लिया। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 2 गुनी है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई यक्स मीटर हो गई भैया, क्योंकि इधर मीटर में है, तो प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? 2x। अब ध्यान से देखना, आप इसको समझना कि ये आपका एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है भैया? एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, और इसके पीछे एक रेलगाड़ी है, इसके पीछे एक रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी तब क्रॉस मानी जाएगी दोस्त जब पहले इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, फिर ये रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा यहां पूरा क्रॉस करेगा। मतलब कि दोस्त रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना होगा प्लस अपनी लंबाई को क्रॉस करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो भैया ये प्लेटफॉर्म से लेकर यहां तक की दूरी जानी होगी कि नहीं? मतलब कि प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 2x और भैया रेलगाड़ी की लंबाई हो गई x। क्यों भाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 2x और रेलगाड़ी की लंबाई हो गई x, सवाल में बोल दिया है। तो दूरी क्या होगी? दूरी होगी 2x प्लस x, मतलब कि दूरी बराबर होगा भैया चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो दूरी हो गई भैया 3x। चाल है रेलगाड़ी की 144 किलोमीटर प्रति घंटे, और हमने ये सब भैया मीटर में लिया है। 5/18 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये भैया मीटर प्रति सेकंड में। कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 18 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 18 अट्ठे 144 हो जाएगा भैया ना, और ये हो जाएगा कितना? 8×5 = और 3 से 3 ये दोस्त कट गया, 8×5 तो यक्स बराबर 40 ये और 1 0 ये। तो ट्रेन की लंबाई हो गई भैया 400 और प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई उसका 2 गुना, 4 दूनी 800। आपसे पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? 800। 800, बहुत बढ़िया, 800। सोनू जी, ये तो आपने ट्रेन की लंबाई बताया भाई, ट्रेन की लंबाई आपने बताया। हमने आपसे पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, और जो ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई से 2 गुना है। क्या सोनू जी, फिर से समझाना पड़ेगा क्या? नीरज जी बताएं, क्या आप बता रहे हैं? 600 दोस्त, 600 कहां से आएगा? 600। चलिए अगला, ये क्या कह रहा है भाई कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है तथा 31% की छूट दी गई, तो लाभ 15% है। तो क्या मूल्य, क्रय मूल्य बताना है दोस्त। यहां लिख लीजिए क्रय मूल्य, यहां पर आप लिख लीजिए क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ये यहां पर आपको लिख लेना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? चलो भाई बताओ। तो दोस्त आपको इधर हम समझा देते हैं कि आप किसी भी वस्तु पर जो छूट देते हैं, दुकानदार जो छूट आपको देता है वो आपको अंकित मूल्य पर छूट देता है। किस पर देता है भैया? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर आपको वो दुकानदार छूट देता है मार्केट प्राइस पर, जिसको आप छपा मूल्य, सूची मूल्य
प्रिंट मूल्य, अंकित मूल्य, ये सभी नाम से जानते हैं। ओके जी सोनू जी, ओके जी, आ जाइए भैया सोनू, आ जाओ भैया। चलो गलती तो हो ही जाती है, हमसे भी हो जाएगी, आपसे भी हो जाती है। चलिए, तो अंकित मूल्य कितना है दोस्त? और एक बात समझें, जब आप किसी वस्तु या आप एक बुक लेने जाते हैं, बुक पर लिखा है 400, तो वो दुकानदार क्या कहता है, जो लिखा हुआ मूल्य है वो अंकित मूल्य है। दुकानदार कहेगा भैया कि आपको हम 30% का छूट दे रहे हैं, तो छूट देने के बाद दुकानदार उस वस्तु को आपको दे देता है कि नहीं? आपको मतलब आपको बेच देता है। तो भैया छूट के बाद क्या निकलता है? सेलिंग प्राइस, जिसको आप लोग कहते हैं बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य। और भैया इसी बिक्री मूल्य से ही पता चलता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। चलो आओ, तो मार्केट प्राइस था 1200 रुपए, कितने परसेंट की छूट दी जा रही है? 31%। तो 100 में से 31 कम कर लीजिए भाई, 69% हो जाएगा। और ये बन गया सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट पर लाभ? 15% का लाभ हो रहा है। तो भैया कास्ट प्राइस, अब इसको कास्ट प्राइस में बदलेंगे तो कास्ट प्राइस गुणे 115, सॉरी पूरा काटना पड़ेगा दोस्त, चलो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। किसी का आया भाई? चलिए, तो अंकित मूल्य पर आप जब छूट दिए तो कितना था? 1200, 1200 का आपने छूट दिया 31%, तो 69/100 हो गया, ये सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस ये कह रहा है भाई, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, और 15% का लाभ हो जाता है। मतलब कि ये जो सेलिंग प्राइस है 12 गुणे 69 है, यही 115% की वैल्यू है कि नहीं भैया? लाभ हो रहा है 15% का, मतलब कि 115 पे वो बेच रहा है, और यहाँ रुपए में कितने पर बेच रहा है? 12 गुणे 69। आपको पता है हमेशा पहली बार गुणा नहीं किया जाता, आखिरी में हम लोग सब काम करते हैं। तो भैया कास्ट प्राइस 100% होता है, 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 12 गुणे 69 बट्टे 1% बराबर निकालेंगे तो 1/15, ये हो जाएगी 115 गुणे 100। काट दीजिए भैया, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 20, और 23 तिया हो गया भैया, तो 2 तिहाई 6, 12 छंग 72, कितना आ गया भैया कास्ट प्राइस? 720। कास्ट प्राइस कितना आ गया दोस्त? 720। बहुत बढ़िया देव, बहुत बढ़िया भाई, 720। कास्ट प्राइस कितना आ गया? 720। हमेशा याद रखें, जो आपका लिखा मूल्य होता है उस पर छूट ही मिलती है, छूट के बाद आपको वो वस्तु बेच दी जाती है, सेलिंग प्राइस बन जाती है। कितने परसेंट के लाभ पर बेचे लाभ हुआ है उसको 100 में ऐड कर देते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य को हम ये मान के चलते हैं भी, क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। अगर हम इसे लाभ पर बेचते हैं, मान लेते हैं कि x% का लाभ पर बेचते हैं, तब सेलिंग प्राइस हो जाती है भैया 100 पर प्लस x, और मान लीजिए कि इसको हम x% की हानि पर बेचते हैं, तब ये सेलिंग प्राइस हो जाती है 100 माइनस x। क्यों भैया? बोले? बहुत बढ़िया रमेश जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, आ जाइए भाई। इस सवाल का आंसर बोले सभी लोग, आंसर बोले सभी लोग। आज का हमारा ये आखिरी सवाल होगा दोस्त, ध्यान रखिए। तो हम लोग 20 प्रश्न 20 प्रश्न रोज कोशिश करेंगे कि हम लोग सॉल्व करें, और बीच बीच में हम आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाते चलेंगे, ताकि जो आपकी थोड़ी सी दिक्कतें हो थ्योरी में वो आपकी क्लियर हो जाएं। चले आइए दोस्त, ध्यान से देखिएगा भाई, क्या कह रहा है। ये आपका पार्टनरशिप का प्रश्न हो गया। हर टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहेंगे, ध्यान से देखिए।
टीना, रीना तथा साना क्रमशः 24,000, 28,000 तथा 20,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं या करती हैं, लिख लीजिए भाई, शुरू करती हैं। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है और क्या है सीना, क्या भाई, 1 वर्ष के लिए निवेश करती है तथा ये देखो भाई गड़बड़ी कर दिए हैं दोस्त, देखो यहां पर कर लीजिए आप, क्या है रीना, सीना नहीं करना है, रीना कर लीजिए, ये दोस्त कर लीजिए रीना, और 1 वर्ष के जगह पर लिख लीजिए भैया, यहां पर आप कर लीजिए 10 माह, 10 माह तथा सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। तो सीना के वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 में है, तो टीना का हिस्सा क्या है? ये भी गलत छाप दिए हैं भाई। तो कुल लाभ वर्ष के अंत में है 25,810, तो टीना का हिस्सा क्या बताना है भाई? चलो देखो भाई हम समझा देते हैं आपको, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी, टाइपराइटर की गलती हो गई है भाई। क्या करना है देखें, जो लाभों का अनुपात होता है भैया साझेदारी में, लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात वो आपका पूंजी और टाइम का गुणनफल होता है, पूंजी और टाइम का गुणनफल, जितने व्यक्ति होंगे उनकी पूंजी और टाइम का गुणनफल ऐसे बढ़ता जाएगा। तो भैया टीना, रीना और सीना मान लेते हैं, इनकी पूंजियां क्या क्या हैं? इनकी पूंजियां हैं 24,000, 28,000, 20,000। अच्छा, जब इनका रेशियो निकालना है तो आप देख रहे हैं 3 जीरो सभी में है, 3 जीरो हटा दीजिए, तो 24 कितने माह के लिए निवेश करती हैं भैया? ये करती हैं 8 माह के लिए रेशियो। और रीना कितने माह के लिए करती है भैया? 28 10 माह के लिए। और सीना कितने करती है? 20,000 रुपये था, और ये देखो कितने माह? 1 वर्ष के लिए। तो 12 माह, जो चीज कटे काट दीजिए भैया, देखिए 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 सता 28 और 4 पंचा 20, फिर 2 से कट रहा है, 2 एक नम 2, 2 15, 2 छंग 12, इधर हो गया भैया 24:35:30। इनके लाभ का रेशियो कि 25,810 में से 24 के हिसाब से टीना को, रीना को 35 के हिसाब से और सीना को 30 के हिसाब से, तो टोटल लाभ कितना रेशियो में हो गया भैया? टोटल लाभ कितना हो गया? 9 और 6 8 89। और सवाल में टोटल लाभ कितना है भैया? काट दीजिए, 19 बार जाएगा दोस्त। चले देखें, तो 1 बराबर कितना हो गया भैया? 190। देखें अब किसका पूछ रहा है? टीना। टीना कहाँ गए भाई? टीना का रेशियो, टीना का रेशियो है 24, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? बस देख लें, 4 9 36, इसका मतलब किसी भी संख्या के अंत में 6 जीरो और 6 है, 69 60। बहुत बढ़िया भाई। तो दोस्त आज आपका ये 24 प्रश्न थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्त थोड़ा से अभी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग थोड़ा से प्यार और सहयोग बनाए रखें, और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि आपकी ये क्लासें यूपीपी और एसएससी जीडी के ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू चलती रहेंगी आपकी एग्जाम के तक। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।